अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका लेक्चर 1 आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को जो जो लेक्चर्स आपको समझ भी आते हैं उनको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आप 9th क्लास की फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ आए हैं, लेकिन चूंकि साल का गैप आया तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में भी गिवन है, फर्स्ट ईयर की बुक में भी, देन हम मेन टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो टर्म आपने सीखनी है वो है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, चैप्टर 1 में भी मैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हों, जिनकी आप पैमाइश कर सकें, वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? मेजरेबल क्वांटिटीज, ठीक है जी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल में क्या आ सकता है जी? लेंथ है, फोर्स है, मास है, टाइम है, एटसेट्रा। ये सारी मैंने पढ़ाई है, फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा इसी में था। अच्छा, इसको दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन चैप्टर 2 के स्टार्ट में हम इनको डायरेक्शन होने या ना होने की बेस पे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज है। स्केलर जो होता है ना जी, इसको बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी हो सकती हैं ये दोनों चीजें? ये आपके पास मैग्नीट्यूड होगी, क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज जो इसके बताने के लिए जरूरी है वो है यूनिट। ठीक है बच्चों, जो आम नंबर्स होते हैं उनको हम स्केलर्स का नाम दे रहे होते हैं, जो आम नंबर्स आप यूज करते हैं। जैसे आप जाते हो, आप कहते हो कि मुझे 5 kg शुगर दे दें, तो आप क्या बताते हो उसे शॉपकीपर को कि भाई मुझे 5 kg शुगर दे दो, 5 किलो शुगर दे दो। तो 5 वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। किलोग्राम क्या है? उसका यूनिट है। इस तरह से आप कपड़ा लेने जाते हो, आप कहते हो भाई 5 मीटर कपड़ा दे दो। 5 क्या है? इट इज अ मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है? यूनिट। तो स्केलर जैसे लेंथ है, टाइम है, मास है, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको बताने के लिए नीड ओनली टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं जी? स्केलर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज फॉर विच वी नीड ओनली टू थिंग्स टू एक्सप्लेन इट। वन ऑफ देम इज द मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज द यूनिट, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल है लेंथ है, टाइम है, मास है, ठीक है। ये सारी स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आ जाओ वेक्टर्स पे। वेक्टर को बताने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। वन इज द मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज द यूनिट एंड द थर्ड वन इज द डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन नहीं बताओगे जब तक तो वेक्टर की जो मतलब है वो वाज़ेह नहीं होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोर्स के बारे में बताना चाह रहे हो, आप अगर ये बताते हो कि जी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन किया जाएगा भाई वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो जब तक आप इसकी डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक मतलब वाज़ेह नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, यूनिट, जैसे कि 5 मैग्नीट्यूड है, न्यूटन यूनिट है, उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन बताने की भी जरूरत है। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक उसका मतलब वाज़ेह नहीं होगा। आई होप कि ये दोनों जो डिफरेंसेस हैं ये आपको दोनों के दरमियान में क्लियर हो गए। अच्छा बच्चों, अभी ना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्केलर्स है ना, इनको ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के रूल सिंपल है, वो आपको पता है। जैसे 2 + 2 4 है, 2 - 2 0 है, 2 × 2 4, ठीक है। 2 / 2 कितना आ जाता है? 1। 2 - 2 0। ये सारी चीजें आपको पता है, यानी स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के रूल्स तो पता है, इनका तो कोई मसला नहीं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए हम खास तरह के रूल्स यूज करते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? वो बच्चों ग्राफिकल,
ग्राफिकल रूल्स हो सकते हैं और प्लस वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स भी हो सकते हैं। यानी अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं वेक्टर्स को ऐड करना सीखूं, सबट्रैक्ट करना सीखूं, डिवाइड करना सीखूं, मल्टीप्लाई करना सीखूं, तो दो तरह के रूल्स आप इस केस में यूज करेंगे। जबकि स्केलर के केस में आपको सिंपली पता है, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको आप सिंपली ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों जो मेन चीज है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। भाई क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको जाहिर कैसे करेंगे। तो इसके ना बच्चों दो तरीके हैं। वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, एंड टू इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम टू वाली को डिस्कस करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज करते हो। जैसे अगर मैंने किसी वेक्टर को ए से जाहिर किया हुआ है तो ए उसका सिंबल होगा। अब इसको वेक्टर कैसे बनाना है? इसका तरीका ये है कि मैं इसको या तो कर दूं बोल्ड, जैसे बुक्स में आपको नजर आएगा कि इसको बोल्ड किया होगा, ठीक है, या फिर आप इसके ऊपर एरो हेड लगा दें, या आप इसके ऊपर लाइन लगा दें, या आप इसके ऊपर, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दें। ये सारी की सारी चीजें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। कैसे? सिंबॉलिकली, सिंबल की मदद से। ठीक है, मोस्टली हम ये वाला मेथड जो है वो यूज करते हैं अपनी फिजिक्स के अंदर। ये आपको बुक्स में मिलेगा, ठीक है। ये जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में जाओगे, वेक्टर्स वाला चैप्टर करोगे, तो वहां पे आपको वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करना जाना वो आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरा मेथड आपके सामने एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं आऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो बच्चों, वेक्टर को बताने के लिए ना तीन चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। यूनिट तो ऑलरेडी आपको याद ही होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने बतानी है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हम कहते हैं टेल। इस लाइन की लेंथ आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताती है। जितनी लेंथ ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी, जितनी लेंथ इस लाइन की छोटी होगी उतनी मैग्नीट्यूड कम होगी। अब अगर आप इसकी, अब दूसरी बात डायरेक्शन है। डायरेक्शन बताने के लिए आपको इसका एरो का सिंबल लगाना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में एरो होगा वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी से मध्य में होगी। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन किससे मध्य में? इससे मध्य में, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? हेड। तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इसके दो पार्ट्स होंगे, एक हेड होगा, एक टेल होगी। हेड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड टेल, लेंथ ऑफ द टेल विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जितनी टेल लंबी होगी मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी, जितनी टेल की लेंथ छोटी होगी उतनी मैग्नीट्यूड कम होगी। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होंगी। सही है। देखिए बच्चों, अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो फर्स्ट मेन जो हेडिंग है आपकी बुक में वो इसी के नाम से है, ठीक है। अच्छा, किसी भी पॉइंट की अगर आप पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि उसकी पोजीशन किसी भी पॉइंट के लिहाज से क्या होगी। फर्ज करें भाई ये पॉइंट है और मैं इस पॉइंट के लिहाज से ना इसकी पोजीशन बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को यहां पे ले लेते हैं। अब जब इस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मान लें, जिस पॉइंट के लिहाज से आप पोजीशन बताना चाह रहे हैं, तो इस पोजीशन को बताने के लिए आपको किसी न किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उस सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम भी दिया जाता है। जैसे आप अपने रूम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे सकते हैं। रूम के किसी भी पॉइंट पे आप फर्ज करें ये कमरा है हमारे पास, तो अगर मेरे पास कोई यहाँ पे कोई मक्खी है या कोई भी पार्टिकल है, मैं इसकी डायरेक्शन इस रूम के किसी भी कॉर्नर के हिसाब से बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, या फिर मुझे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और दूसरी टर्म क्या है जी? ओरिजिन। देखिए बच्चों, ऐसे दो एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं।
इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। जैसे ओ एक्स यानी एक्स प्राइम ओ एक्स, ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, और वाई ओ वाई प्राइम ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा, वाई एक्सिस। ये दोनों ही आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों को मैं क्या कहूंगा, दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओरिजिन क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस या तीन एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहां पे ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस को क्या कहोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ओ क्या कहलाएगा, ओरिजिन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसपे वाई और एक्स एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो मिलके सिस्टम बना लिया इन्होंने, एक्स एक्सिस ने, वाई एक्सिस ने, इवन जी एक्सिस भी आ सकता है इसमें, और ओरिजिन ने, इस सिस्टम को कहते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर सिस्टम, या फिर इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देंगे। अब इसकी टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स कितनी है जी, दो टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी हैं हमारे पास, इसकी जो दो टाइप्स हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम एंड 3 डायमेंशनल सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। देखिए बच्चों, अगर मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना चाह रहा हूं प्लेन पे, जैसे ये बोर्ड जो है ना, ये एक प्लेन की एग्जांपल, तो मुझे कौन से डायमेंशनल सिस्टम की जरूरत है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे, फर्ज करें कि मेरे पास दो एक्सिस है, मैं इसकी पोजीशन बताना चाह रहा था। ठीक है, सो मुझे यहां से जो कि ओरिजिन है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस था। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के लिए जब मैं पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन बताना चाह रहा हूं ओरिजिन के लिहाज से, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। ये वेक्टर इस पॉइंट P की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अब इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए पॉइंट P के, कितने एक्सिस हैं, 2 एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स के कितने होंगे, 2। जैसे पॉइंट P के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, A और B। A इस पॉइंट की पोजीशन बताएगा, वैल्यू बताएगा एक्स एक्सिस पे, और B इसकी वैल्यू बताएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, सो पॉइंट जो होगा वो कितने कोऑर्डिनेट्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा, 2 कोऑर्डिनेट्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैंने बतानी है किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेस के अंदर, जैसे फर्ज करो बच्चों ये बोर्ड है, इसी पे पॉइंट ये O लाई कर रहा है, मैंने इस पॉइंटर की पोजीशन इसके लिहाज से बतानी है। अब आपके पास तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, भाई मुझे तो कौन सा वेक्टर चाहिए जो ऐसे हो, जो बाहर की तरफ हो, जो इस पॉइंटर की पोजीशन बताए इस ओरिजिन के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो काम नहीं करेगा, मुझे 3 एक्सिस वाला सिस्टम चाहिए। यानी स्पेस में, ये स्पेस ही है ना जी, स्पेस में अगर मैंने किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो आई नीड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। अब ये जो तीनों हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जी एक्सिस को ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे नहीं है बल्कि कैसे है, ऐसे है, या ये आउटवर्ड है या ये इनवर्ड है, और ये आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, सारे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। सो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए यूज होता है किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। इस पॉइंट पे ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन। क्या कहलाएगा, ओरिजिन। अब अगर किसी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के लिहाज से बतानी है, जैसे आपने ऊपर भी बताई है, इस पॉइंट के अब कितने कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, 3। A जो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू देगा, B जो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू देगा, और C जो कि Z एक्सिस पे इसकी वैल्यू यहां पे आपको देगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इस वेक्टर का अगर एंगल चेक करना है तो हम एक्स एक्सिस के साथ इसके एंगल को नाम देते हैं अल्फा का, जो एंगल ये y के साथ बनाता है इसको नाम देते हैं बीटा का, और जो ये z के साथ बनाता है ये वाला वेक्टर, इसको आप क्या नाम देते हो, गैमा। यानी द एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद x एक्सिस इज अल्फा, विद y एक्सिस इज बीटा एंड विद z एक्सिस इज गैमा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है, तो ये बच्चों हमारा लेक्चर था जिसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा। स्टार्ट हमने लिया फिजिकल क्वांटिटी से, उसकी टाइप्स पढ़ाई, स्केलर के बारे में बताया, वेक्टर्स के बारे में बताया, फिर हमने क्या पढ़ा, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने दो टर्म्स एक्सप्लेन की हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की और ओरिजिन की। फिर मैंने इसकी टाइप्स पढ़ाई हैं, कितनी टाइप्स होती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। 3 डायमेंशनल सिस्टम स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। 2 डायमेंशनल में आपको नजर आ रहा है ये दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और z, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।